चैप्टर का नाम क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर मीन्स संधारित्र। कैपेसिटर मीन्स संधारित्र। क्लियर? ओके। अब हमारे पास कैपेसिटर कहते किसे हैं? तो आप देखते हैं दो चालक प्लेटों के बीच एक कुचालक पदार्थ भरा होता है और इस भरे हुए पदार्थ के द्वारा बनने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। जो इसका गुण होगा वो कैपेसिटेंस कहलाएगा और युक्ति है वो कैपेसिटर कहलाती है। क्लियर? तो इसकी मूल परिभाषा में आएगा दो चालक प्लेटों के बीच। हमारे पास दो प्लेटें हैं जो चालक होगी, एक ये है और दूसरी ये है। ये दो प्लेटें कौन सी हैं? चालक प्लेटें। ठीक है। और इन चालक प्लेटों के बीच क्या भरा गया है? तो आप कहेंगे चालक प्लेटों के बीच कुचालक पदार्थ भरा गया, इससे कैपेसिटर का निर्माण होगा। ये जो कुचालक पदार्थ भरा गया है ये हमारे पास कौन सा होता है, इसी के आधार पर तो आगे जाके कैपेसिटर का वर्गीकरण होगा। कुचालक कौन सा होता है? एक होता है सिरेमिक, एक होता है अभ्रक, एक होता है कागज। सिरेमिक ले सकते हैं, अभ्र ले सकते हैं, कागज ले सकते हैं, हवा ले सकते हैं। ये सभी हमारे पास कुचालक है। तो ये तो इनके बीच भरे जाते हैं। और ये दोनों प्लेटें हमारे पास जो होती है वो प्लेटें क्या होनी चाहिए? चालक। और ये हमारे पास चालक प्लेटें होती हैं। कैसी प्लेटें होती है? चालक। चालक प्लेटें हैं हल्की धातु की बनाने के हिसाब से एल्यूमिनियम ठीक है, या फिर इसके लिए टेंटालम भी काम में लेते हैं, या फिर कॉपर भी काम में लेते हैं। इनका प्रयोग इस चालक प्लेटों को बनाने के लिए किया जाता है। हमारे पास जो कुचालक पदार्थ है, सिरेमिक हो, अभ्रक हो, कागज हो, हवा हो, ये सारे के सारे नेचर में कैसे होते हैं? एनटीसी। एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जबकि चालक प्लेटों का नेचर कैसा होता है? पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है। अब अभी शुरुआत में न कोई प्लेट प्लस की है न कोई माइनस की, लेकिन जैसे ही आपने इसमें एक बार बैटरी जोड़ दी, बैटरी जोड़ने को हम कहते हैं बाइसिंग। अच्छा, बाइस का मतलब क्या होता है? पक्षपात। अनबाइस का मतलब है किसी का पक्ष नहीं लेना। तो जब बैटरी जोड़े ही नहीं है तो ये किसी का पक्ष क्या लेगा? जैसे बैटरी जोड़ेगा फिर ये कहेगा धारा तो प्लस से माइनस ही जाएगी। कहेगा नहीं माइनस से प्लस, उसने कहा नहीं जाएगी, केवल क्या जाएगी? प्लस से माइनस। इसे कहते हैं बाइसिंग। जब भी बैटरी जोड़ा जाता है तो टेक्निकल टर्म क्या आएगी? बाइसिंग। और बाइसिंग होते ही हमारे पास जो प्लेटें हैं, एक तरफ की प्लेटें क्या बन जाएगी? धनात्मक, और दूसरी तरफ की प्लेटें क्या बन जाएगी? ऋणात्मक। तो हमारे पास दो प्रकार की प्लेटों का आवेश आ जाएगा, एक धनावेश प्लेट और दूसरी ऋणावेश प्लेट। लेकिन धनावेश और ऋणावेश दोनों प्लेटें कब आई? बैटरी को संयोजित किया इसलिए आई। क्लियर? ठीक है। अब हमारे पास कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर किसे कहते हैं? अब इसको देख लिया, अब लाइन लिखते हैं। दो चालक प्लेटों के बीच एक कुचालक परत होती है
दो चालक प्लेटों के बीच एक कुचालक परत होती है और इससे बनने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? कैपेसिटर। ठीक है, अब करो नोट। दो चालक प्लेटों के बीच एक कुचालक परत होती है, यहाँ कह दोगे एक कुचालक परत के द्वारा दो चालक प्लेटों को अलग करने वाली युक्ति। कैपेसिटर कहने का मतलब क्या हो गया? युक्ति। टेंटालम पदार्थ है, जैसे एल्यूमिनियम एक पदार्थ है उसी प्रकार टेंटालम भी एक पदार्थ है। टेंटालम का भी प्रयोग किया जाता है, कॉपर का भी किया जाता है। पीटीसी और एनटीसी के बारे में फुल फॉर्म तो मैं क्या बताऊं? पीटीसी और एनटीसी मैंने पढ़ा है ना भाई, ताजा ही पढ़ाया है। पीटीसी था पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एनटीसी था नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जहां पीटीसी लिखा हमने कहा चालक पदार्थ है, सेंसिटिव है, पीटीसी होता है तो चालक है, वहीं पीटीसी लिखा। और जहां एनटीसी लिखा वहां जाके चेक करना, मैंने लिखा कुचालक, अर्धचालक, इलेक्ट्रोलाइट और कार्बन। फिर मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइट और कार्बन तो सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं, तो एनटीसी में लिखा। वापस यहाँ पर पीटीसी और एनटीसी लिखने का मतलब है आपको कंफर्म होता है पीटीसी होता है क्या है, एनटीसी होता क्या है, ताकि थोड़ा सा वापस याद आ जाए। और वहां तो लिखी हुई है, कोई नई लाइन तो हमने लिखी भी नहीं है? ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके ये सब कुछ हो चुका है, आपको वापस पढ़ना है तो आना। मैंने कहा ना क्लास में। अच्छा, क्यों पढ़ना वापस? मैंने ये भी कारण बताया था, आप शायद तक मेरी बात सुन नहीं पाए। मैंने कहा आगे ऐसी थ्योरी थी वो बहुत खतरनाक थी, आपने पहले पढ़ा फिर भी आपको नहीं आती। बोला कि नहीं बोला क्लास में? हाँ, मैं वापस पढ़ाऊंगा। मैंने नाम बोले सारे, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये बोले ना। मैंने कहा 10 मई वाले हैं जो वापस दोबारा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपने ऐसी थ्योरी पढ़ी है, लेकिन ऐसी थ्योरी में तो भी तकलीफ ही आपके, तो चेक कर लो, तो वापस लिख लो, कोई दिक्कत है नहीं। आप देखो लिखने में तो लगेगी कॉपी, वो तो केस है नहीं, है कि नहीं? अब 7:30 हुए हैं, अब जो आए वो फटाफट लिख लो भाई, मैं पहले आ गया। हाँ, तो कैपेसिटर लिखा इतना ही है अभी तक, और कुछ है ही नहीं। लाइन भी सिंपल सी है। कैपेसिटर किसे कहते हैं? तो ये सवाल पूछा है, तो दो चालक प्लेटों को एक कुचालक प्लेट के द्वारा अलग किया जाता है। इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। दो चालक प्लेटों को एक कुचालक पदार्थ के द्वारा अलग किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है। कैपेसिटर हमारे पास कौन सा होता है? सिरेमिक, अब्रक कैपेसिटर, माई का कैपेसिटर, मतलब माई का तो अब्रक ही होता है, कागज कैपेसिटर होता है, एयर कैपेसिटर होता है। एयर कैपेसिटर होता है ना जो परिवर्तित मान वाला होता है, वो एयर ही होता है। आपने सुना ना गैंग कैपेसिटर?
हाँ, उसमें बीच में परत तो होती नहीं है, इसलिए गेन कैपेसिटर है वो परिवर्तित मान वाला होता है। और परिवर्तित मान वाला कैपेसिटर में कौन सा भरा जाता है? एयर। एयर का मतलब है कुछ मत भरो, दो प्लेटों के बीच में खाली जगह छोड़ दो, इसे क्या होता है? एयर कहते हैं। अब धारा सीधी आगे नहीं जा सकती। अब जैसे यहां पर आएगा आवेश, इस आवेश को क्या करेगा? ये संचित करेगा। ये कहेगा आप सीधे आगे सप्लाई मत करो, आप पहले हमसे संपर्क, हम आपको स्टोर करेंगे, फिर हम ये सप्लाई देंगे आगे। तो ये इस प्रकार एक कैपेसिटर इकाई है। अब आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं, क्या कैपेसिटर आवेश को संचित करता है? हाँ, करता है। किसके रूप में? वोल्टेज के रूप में। कैपेसिटर किसके रूप में संचित करता है? वोल्टेज को। कैपेसिटर वोल्टेज के रूप में आवेश को क्या करेगा? संचित करेगा। स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में इंडक्टर किसको संचित करता है? धारा को। और प्रतिरोध किसको संचित करता है? किसी को ही नहीं करता। कहां करता है? कोई संचित नहीं करता। अब बताओ, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, इन तीनों में मेमोरी एलिमेंट कौन सा है? एक सवाल पूछा है, इन तीनों में मेमोरी एलिमेंट कौन सा है? कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों ही है। जो कोई डाटा संचित करेगा वो मेमोरी है। इंडक्टर क्या करता है? धारा। कैपेसिटर क्या करता है? वोल्टेज। जो संचित करता है उसके पास मेमोरी है, और रजिस्टर के पास मेमोरी नहीं है, इसलिए रजिस्टर कोई संचित नहीं करता। मेमोरी की तो सिंपल डेफिनेशन है। इसलिए एक परीक्षा के अंदर कोई पूछा गया था कि बताइए कौन सा मेमोरी एलिमेंट है, तो कैपेसिटर भी मेमोरी है और इंडक्टर भी मेमोरी है। मेमोरी एलिमेंट कौन कहलाएंगे? जो भी संचित करते हैं वो मेमोरी एलिमेंट कहलाते हैं। शब्द तो मेमोरी जैसे आप कंप्यूटर में वहां पढ़ते हैं, लेकिन पूछने वाला कहीं भी पूछे, मामला तो यही है। चलो, इतनी सी जगह छोड़ देना भाई, ठीक है? इतनी सी जगह छोड़ देना। अब देखो, संधारित्र आवेश संचित करता है। आवेश संचित करता है तो किसके रूप में करता है भाई? तो कई बार आवेश नहीं लिखा हुआ तो वोल्टेज लिखा, तो आप क्या कहेंगे? वोल्टेज संचित करता है। विभव के रूप में क्या संचित होंगे? आवेश। ठीक है। जो कैपेसिटर आवेश संचित करता है ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में होता है कि स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में होता है? स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र। संधारित्र स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में कार्य करता है। कौन से क्षेत्र में कार्य करेगा? स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र। क्या यह धारा के प्रवाह का विरोध करेगा? वोल्टेज के प्रवाह का विरोध करेगा? क्या यह वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करेगा? अब लाके सही जगह छोड़ा। ये नहीं विरोध करता है, ये विभव में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। मैं बताता हूं कैसे। कि हमारे पास क्या होता है कि विभव में होने वाला परिवर्तन विरोध क्यों करेगा? कैपेसिटर है, कैपेसिटर में संचित क्या है? वोल्टेज। ये कह रहा है कि भाई एकाएक यदि तुमने वोल्टेज बदल दिया इनपुट से, तो हम आउटपुट में एकाएक नहीं बदलने देंगे, उसके बजाय मेरे पास संचित है वोल्टेज में वो दे दूंगा, लेकिन तुरंत वोल्टेज में परिवर्तन नहीं होने दूंगा। इसलिए आप इसके लिए ये पढ़ते हैं कि V
जीरो माइनस बराबर क्या होता है, वी जीरो प्लस। ये कह रहा है, अच्छा वी जीरो माइनस वी जीरो प्लस का मतलब क्या होता है, वीटी। वीटी क्या होता है, वो कहता है कि कैपेसिटर हमारे पास चार्ज है जो संचित करता है, आवेश को क्या करता है, संचित करता है। जिसमें आवेश संचित होता है वो हमारे पास क्या है कि टाइम का फंक्शन होगा कि नहीं होगा। जिसमें आवेश संचित होता है वो किसका फंक्शन होगा, टाइम का। टाइम का फंक्शन ऐसा होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो क्या होगा, डिस्चार्ज, या जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या होगा, चार्ज। तो फंक्शन किसका होगा, टाइम का। इसलिए ये कहता है जीरो माइनस पे जो टाइम होगा वही जीरो प्लस पे टाइम होगा। ये विभव में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा, ये नहीं करता है। आप देखो प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध। जबकि इंडक्टर क्या करेगा, धारा में परिवर्तन का विरोध। इंडक्टर के पास धारा है, इंडक्टर क्या संचित करता है, धारा। इसलिए वो कहेगा धारा को एकाएक नहीं बदलने देंगे, धारा तुरंत परिवर्तन नहीं हो सकती, आउटपुट में तो नहीं जाने देंगे। ये कह रहा है यदि तुम तुरंत परिवर्तन करोगे तो आप सप्लाई मुझे दो, मैं आगे दूंगा, तुरंत परिवर्तन नहीं होगा। तो इंडक्टर धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है, रेजिस्टर क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ये तीन हल्की हल्की लाइनों का अंतर है। तो इंडक्टर कभी भी धारा के प्रवाह का विरोध नहीं करता है, धारा के परिवर्तन का। वो कहेगा तुरंत चेंज नहीं होने देंगे। रजिस्टर परिवर्तन का किसी का विरोध नहीं करता, वो कह रहा है कि आप तो प्रवाह हो रही उसको धीमा करेंगे। समझ गए। तो ये क्या होगा, संधारित्र विभव परिवर्तन का संधारित्र क्या करेगा भाई, तो आप कहेंगे संधारित्र है जो विभव परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि V जीरो माइनस बराबर क्या हो जाएगा, V जीरो प्लस। ये संधारित्र क्या कर देगा, विभव परिवर्तन का विरोध। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो पहली तो कैपेसिटर की इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या संचित करेगा, आवेश। किसके रूप में करेगा, विभव के रूप में। संधारित्र हमारे पास कौन सा क्षेत्र में कार्य करता है, स्थिर वैद्युति। ये हमारे पास क्या करता है, विभव परिवर्तन का विरोध। अब यहां तक तो सिर्फ सही है, नोट डाल कर लिख लो, आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए। प्रेरक धारा परिवर्तन का विरोध, ये हल्की हल्की लाइन है, छोटी सी। और रजिस्टर क्या करेगा, धारा प्रवाह का विरोध। मेमोरी अवयव कौन से होते हैं, एक तो संधारित्र भी मेमोरी अवयव है, एक है प्रेरक भी कौन सा अवयव है, मेमोरी। प्रतिरोध मेमोरी अवयव है नहीं है। छोटी छोटी चीज है लेकिन परीक्षा में आती है ना तो दिक्कतें हो जाती है। सवाल तो छोटा सा है, फिर कहा हो इतना सा क्लिक नहीं किया, सब छोटी सी बात है। लेकिन अब ये अंतर ध्यान रखना, विभव का परिवर्तन विरोध कौन करेगा, जिसके पास वोल्टेज है। धारा का परिवर्तन विरोध करने कौन करेगा, जिसके पास धारा है। तो धारा कौन संचय कर रहा है, इंडक्टर। कैपेसिटर क्या संचय करता है, वोल्टेज। और प्रतिरोध के पास तो कोई संचय है ही नहीं ना, आपने लिखा प्रतिरोध मेमोरी अवयव नहीं है, यानी मेमोरी लेस, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कभी भी परिवर्तन का विरोध नहीं करेगा, ये प्रवाह का विरोध करेगा। प्रतिरोध तो एक बात है ना, तो इसलिए प्रवाह का विरोध करेगा। ये हल्की लाइनें ध्यान रखना भाई।
अवयव नहीं है, प्रतिरोध मेमोरी अवयव नहीं है, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर मेमोरी अवयव है, क्योंकि कैपेसिटर क्या संचित करता है? वोल्टेज। इंडक्टर क्या करता है? धारा। पता उसकी मेमोरी है कि नहीं है? तभी तो संचय कर रहा है। जिसके पास मेमोरी नहीं है वो संचित कैसे कर सकता है? लिख लिया। अब मैं लिखता हूं 2 सूत्र, उसको ध्यान से देखना। मैं ओके। एक तो सूत्र आपने देखा है। अच्छा, संधारित्र के गुण क्या कहलाते हैं? धारिता। धारिता क्या होता है? धारिता को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस। इसको डिनोट करते हैं सी से। पहले थोड़ा सा चीजें लिख देता हूं, मात्रक लिख दो इसका भी। धारिकता का मात्रक क्या होता है? फेरेड। इंग्लिश में कहते हैं FARAD। लेकिन पूछे इसका व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो व्यवहारिक मात्रक जो होता है इसका माइक्रोफेरेड या पिकोफेरेड होता है। फेरेड एक बहुत बड़ी इकाई है। फेरेड कह रहा है 30 किलोमीटर लंबी प्लेटें 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो जो धारिता बनेगी वो क्या कहलाएगी? 1 फेरेड। तो 1 फेरेड तो बहुत बड़ी इकाई होगी, इसलिए हम इसको हमेशा छोटी इकाई काम लिया जाता है। इसलिए व्यवहारिक मात्रा क्या है? या तो माइक्रोफेरेड या ज्यादातर बाय डिफॉल्ट पूछे दोनों ऑप्शन आए तो क्या करोगे? पिकोफेरेड। बाय डिफॉल्ट क्या लिया जाता है? पिकोफेरेड। बाय डिफॉल्ट पिकोफेरेड होता है। ठीक है। यदि आपको लिख दिया कि कैपेसिटर का मान 220 है, आगे लिखा नहीं क्या है, तो आप लिख देना पिकोफेरेड। बाय डिफॉल्ट हमेशा किसमें होता है? पिकोफेरेड। तो ये व्यवहारिक मात्रा इसका सबसे अच्छा है पिकोफेरेड, लेकिन माइक्रोफेरेड का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखो धारिता जो सी है, सी बराबर क्या होता है? Q बटा V। ठीक है। Q हमारे पास क्या है? आवेश। V हमारे पास क्या है? वोल्ट। और C का मात्रक हमारे पास क्या था भाई? फेराड। लेकिन फेराड की जगह एक और भी तो लिख सकता हूं। Q का क्या होता है? कूलाम। V का वोल्ट। तो फेराड ऑप्शन ने नहीं लिख के कूलाम प्रति वोल्ट भी आ सकता है? नहीं आ सकता? आ सकता है। तो फेराड या कूलाम प्रति वोल्ट, ये था धारिता का मात्रक। अब तो वोल्टेज बढ़ेगा तो धारिता घटेगी कि बढ़ेगी? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट बात है ये वैसा ही है जैसा R बराबर V बटा I है। क्या धारा बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा बढ़ी तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो यही कह रहा है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो आवेश बढ़ जाएगा, धारिता पर कोई प्रभाव। धारिता है C बराबर आपने लेके आए भाई 20 माइक्रोफेरेड, तो 20 माइक्रोफेरेड की रहेगी। वो 40 पिकोफेरेड के लाए तो 40 पिकोफेरेड की रहनी, वो चेंज नहीं होनी। तो प्रतिरोध किस पर निर्भर हुआ? बताओ। पढ़ना ना प्रतिरोध। तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर। ये सारे गुण क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं। ये वैद्युतिक गुण थोड़ी थे कोई भी। लंबाई वैद्युतिक गुण है, भौतिक गुण है। भौतिक गुण। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? भौतिक गुण। और उसका तापमान क्या है? भौतिक गुण। पदार्थ की प्रकृति क्या है? भौतिक गुण। तो प्रतिरोध किन पर निर्भर किया? भौतिक गुणों पर। वैद्युतिक गुणों पर निर्भर किया नहीं। तो ये भी किस पर निर्भर करेगा? भौतिक गुणों पर। इसलिए आप कैपेसिटर का एक और फॉर्मूला जानते हैं जो C बराबर एप्सिलॉन A बाई D। ये सुना ना फॉर्मूला? तो C बराबर एप्सिलॉन A बाई D। A हमारे पास है प्लेटों का क्षेत्रफल। A क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल। तो बताओ प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा धारिता उतनी ज्यादा होगी।
डी क्या होता है? प्लेटों के बीच की दूरी, इस पर भी निर्भर करता है। एप्सिलॉन है पैरावैद्युतिक पदार्थ जो प्लेटों के बीच भरा जाता है। प्लेटों के मध्य होता है कि नहीं होता है? उसके ऊपर भी ये क्या करेगा? धारिता निर्भर करती है। तो C बराबर एप्सिलॉन A बाई डी। ए प्लेटों का क्षेत्रफल और डी प्लेटों के बीच की दूरी, और एप्सिलॉन होता है पैरावैद्युतिक पदार्थ। अब पैरावैद्युतिक पदार्थ के बारे में भी थोड़ी देर में देखेंगे पूरा, आप इतना सा नोट करो। तो सूत्र हमारे पास दो है, एक C बराबर Q बटा V। आसान सवाल कहाँ पूछा जाता है मैं बताऊं आपको। एक तो C बराबर Q बटा V, एक V बराबर है जो हमारे पास इकाई आवेश में किया गया कार्य W बटा Q। यहां से जो सवाल हमेशा बने हैं, हमेशा, और बहुत ही आसान होते हैं, वो ऐसा लिखते हैं कूलाम 0.5 है, वोल्ट 20 है, बताओ धारिता क्या है। सवाल इतना बनाते हैं वो, बताओ कूलाम दे दिया, वोल्ट दे दिया, धारिता नहीं पूछ के क्या पूछ लेगा? कार्य। यहां से आसान सवाल बनता है। है डी, हाँ मैं समझा नहीं, डी एस क्या है? अच्छा, डाइलेक्ट्रिक इस टाइम पैरावैद्युतिक पदार्थ है। हाँ, ये हिंदी में, वो इंग्लिश में है। आई फ्लू हो रखा है क्या आपके? हेलो, आई फ्लू हो रखा है क्या? ओके, अभी आई फ्लू फैला हुआ भी है भाई, थोड़ा आई फ्लू ज्यादा फैला हुआ आपकी बार, पता नहीं, वो बायोलॉजी वाले जाने काई के कारण तो है। तो या तो चश्मा लगाए कर आया करो, नहीं तो छुट्टी रख लिया करो, नहीं तो और ज्यादा हो जाएगी वास्तव में, और आपके खुद के ज्यादा प्रभावित हो जाएगी। या तो चश्मा लगा लिया करो, उसे दिक्कत नहीं होती किसी दूसरे के। वो डॉक्टर को दिखाओ फिर इसमें क्या मैंने तो आपको एक बताया है कि आई फ्लू फैल रखा है। लिख लिया भाई, C बराबर Q बटा V, या C बराबर एप्सिलॉन A बाई डी। ओके, लिख रहे हो क्या? लिखो लिखो, C बराबर Q बटा V और C बराबर एप्सिलॉन A बाई डी। यहां तक तो ठीक है। Q बटा V से हमारे पास मात्रक है कूलाम प्रति वोल्ट, इसे हम क्या कहते हैं? फेराड कहते हैं। कूलाम प्रति वोल्ट को क्या कहते हैं? फेराड कहते हैं। अब ठीक है, अब एप्सिलॉन क्या है?
एप्सिलॉन है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन होता है पैरावैद्युतिक पदार्थ, जिसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं या हिंदी में कहते हैं परमिटिविटी भी, ठीक है। और ये हमारे पास इसका जो मात्रक है वो हमारे पास क्या होता है भाई, तो मात्रक फेरेड प्रति मीटर है। लेकिन मामला सबसे पहले आएगा एप्सिलॉन नॉट, नीचे जीरो लगा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट कहलाता है ये हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है भाई, 8.854 गुणा 10 की घात -12 फेरेड प्रति मीटर। ये हमारे पास निरपेक्ष मान कहलाता है। क्या कहलाता है मान? निरपेक्ष। इंग्लिश में लिखा आएगा एब्सोल्यूट। ये निरपेक्ष मान है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड प्रति मीटर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। निरपेक्ष मान है और ये एप्सिलॉन नॉट निरपेक्ष मान यानी कभी भी किसी पर परिवर्तन करके निर्भर नहीं करेगा, इसलिए मान क्या कहलाता है? निरपेक्ष। एप्सिलॉन आर जो है ये लिखा आता है या तो सापेक्षिक लिखो या हिंदी में लिख देते हैं आपेक्षिक। इंग्लिश में दोनों का अर्थ एक ही होता है, रिलेटिव। तो सापेक्षिक मान है। सापेक्षिक मान क्या कहलाता है? एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास मात्रकहीन होता है। ध्यान से देखना, सवाल से पूछा हुआ है। ये क्या होता है? मात्रकहीन। हवा या निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है? 1। हवा या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर बराबर 1। इसका मान कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या 1 से अधिक। पूछा किसका मान सदैव किससे अधिक होगा? 0.5, 1 और 100। ऑप्शन था क्या होगा? 1 से। सदैव किससे अधिक होगा? 1 से। है? हाँ, 1। इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। यदि 1 हम क्वेश्चन में कब मानते हैं? जब हर बार या तो वो हवा लिखता है या निर्वात लिखता है। यदि वो कागज लिखेगा तो थोड़ी ना है, कागज का हो सकता है 5 और कांच का 80 हो, तो जो मान है वो लिखा जाएगा। हवा या निर्वात का मान कितना होता है? 1। अब देखो आपके पास सी वाले सूत्र, सी का सूत्र क्या था? सी बराबर एप्सिलॉन ए बाई डी। ए तो पता चल गया प्लेटों का क्षेत्रफल था, डी पता चल गया उन प्लेटों के बीच की दूरी थी। एप्सिलॉन क्या था? विद्युतशीलता। तो इसके बारे में पूरी डिटेल देखते हैं। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है? हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। मात्रक क्या होगा? फेरेड प्रति मीटर। मान है निरपेक्ष है सापेक्षिक है? निरपेक्ष मान। मान है कितना? 8.854 इंटू 10 की घात -12 फेरेड प्रति मीटर। इसको आपको केवल और कोई चारा नहीं, याद ही करना पड़ता है, और ये सीधे सीधे पूछा जाता है। म्यू नोट आगे जाके आओगे तो एक म्यू नोट आएगा, उसका मान होगा 4 पाई गुणा 10 की घात -7 हेनरी प्रति मीटर। वो भी याद रखना, ये सीधा सवाल है। एप्सिलॉन आर क्या होता है? सापेक्षिक या आपेक्षिक मान। ये इसका मात्रक कोई होता है क्या? नहीं, ये मात्रकहीन है। हवा या निर्वात मान कितना है? 1। लेकिन इसका मान या तो 1 होगा या 1 से अधिक, कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता। ठीक है। अब होता है धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है? बताओ भाई। धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है? बता सकते हो क्या? पहला, मैं एक एक चीज लिखता जाऊं, आप बताओ। पहला तो है प्लेटों के क्षेत्रफल पर।
प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी। प्लेटों का क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी पर। तीसरा है प्लेटों के बीच के पदार्थ पर। ये तीन तो सूत्र से आगे है कि नहीं आगे है? ठीक है। अब चौथा आएगा जो सूत्र में दिख नहीं रहा है, प्लेटों की संख्या पर। अब आपका सवाल है प्लेटों की संख्या पर कैसे? ऐसा मामला है कि प्लेटें एक है यहाँ, एक है यहाँ, बहुत दूर है, आवेश ट्रांसफर हो नहीं रहा, क्योंकि प्लेटें दूरी हो जाती है तो धारिता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो हमने बीच में क्या कर दिया, 2-4 और प्लेटें लगा दी। अब यहाँ से आवेश यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एरिया भी ज्यादा मिल गया और आवेश भी ट्रांसफर हो गया। तो बताओ प्लेटों की संख्या बहुत, आवेश क्या ट्रांसफर हुआ? ज्यादा, इसलिए प्लेटों की संख्या पर निर्भर करेगा। पांचवा, तापमान पर। बिल्कुल सही बात है, तापमान पर निर्भर करेगा और चालक प्लेटों के प्रतिरोध पर। चालक प्लेटों के प्रतिरोध पर, ठीक है। इसके साथ ही आपको एक लाइन लिखनी है। वो लाइन आपको ये लिखनी है कि हमारे पास धारिता किन कारकों पर निर्भर नहीं करती। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा हुआ है। निर्भर करती तो ठीक है, किन पर निर्भर नहीं करती? तो एक तो है प्लेट की मोटाई पर। जैसे ये बोर्ड है तो ये तो लंबाई चौड़ाई है, तो ये तो क्या है? क्षेत्रफल हुआ। तो क्षेत्रफल पर तो निर्भर करती है। मोटाई का मतलब है ये पीछे और कितना ही मोटा हो, पीछे और दीवार को टच करें, उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं। तो उस मोटाई पर निर्भर नहीं करता। ये वोल्टेज पर निर्भर करता है क्या? नहीं। आवृत्ति पर निर्भर करेगा क्या? नहीं। आवृत्ति मैं आगे कल पढ़ूंगा तो बताऊंगा आवृत्ति कैसे। वोल्टेज मैंने बताया था C बराबर Q/V होता है, लेकिन वोल्टेज बढ़ाने पर धारिता घटती नहीं है। वोल्टेज बढ़ाओगे तो आवेश बढ़ जाएगा। तो ये किस किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये प्लेटों के क्षेत्रफल पर, वोल्टेज पर और आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। इन पर ये निर्भर है। निर्भर किस पर करता है? इन्हीं पर करता है, इसके अलावा किसी पर निर्भर नहीं करता। करो नोट। इसे दिख नहीं रहा क्या? लो, तो फिर मैं नोट लिख के देता हूं। एक मिनट रुको। अरे रुको रुको भाई, जगह नहीं है, छोड़ो। नहीं हो नहीं पाएगी, फिर ज्यादा छोटा हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं।
एक आपका कल का डाउट था वो दो ये रो मैं बता देता हूँ अब मैं समझ गया। देखो ये क्या कर रहा है, 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब है, ठीक है। अब जब इस रेटिंग से दो बल्ब लगे हैं तो बताओ प्रतिरोध किसका ज़्यादा, सबसे पहले ये ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ सवाल कराए थे कल, मैं ये ना नहीं मैं ये रहा, ये सवाल कराया था। अब 400 वाट है, 220 वोल्ट है, प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध आपने निकाला तो P बराबर V²/R, तो R बराबर V²/P, P ज़्यादा था तो R क्या आएगा, कम। फिर आपने एक सवाल किया था, मैं बताऊँ, मैं सारे सवाल में ये बाद में आएगा, निम्न से किसका प्रतिरोध उच्च है। प्रतिरोध आपने इन सभी ऑप्शन में सी ऑप्शन किया। सी क्यों किया, क्योंकि जिसकी वाट क्षमता कम होती है उसका प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा। तो दो बल्ब यदि समान रेटिंग वाले हैं, एक 60 वाट का एक 40 वाट का है, तो बताओ प्रतिरोध 60 वाट का ज़्यादा है 40 वाट का, 40 का, इसका प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा। क्यों, ठीक है, ओके। अब कनेक्शन कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो मैंने श्रेणी क्रम ये बताया था, मैंने कहा एक 2 ओम है, एक 4 ओम है, 2 ओम और 4 ओम है, तो 4 ओम का प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा। 4 ओम का प्रतिरोध ज़्यादा, पावर खपत भी 4 ओम ने क्या की, ज़्यादा। आपने पूरा लिखा ना, ये देखो, ये 2 ओम ने तो पावर खपत कितनी की, 32, 4 ओम ने पावर खपत कितनी की, 64। अब देखो जिसका वाट ज़्यादा था, ठीक है, पहले ये वाट नहीं है, वो ये रेटिंग वाला वाट है, जिसका वाट ज़्यादा था उसका प्रतिरोध क्या आया, नहीं वाट कम था उसका प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा। और जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है वो पावर खपत क्या करता है, ज़्यादा। और पावर खपत ज़्यादा करेगा तो चमकेगा क्या, ज़्यादा। ये पावर खपत है और ये रेटिंग होता है, ये रेटिंग है, बल्ब की रेटिंग दी जाती है, बल्ब की पावर खपत थोड़ी दी जाती है, बल्ब की रेटिंग दी जाती है। और पावर खपत हमने ये ज्ञात की, ये ज्ञात करी, ये पावर खपत है। और ये जो दी हुई है ये क्या है, रेटिंग है। बल्ब के ऊपर रेटिंग कैसे लिखी जाती है, वाट एंड वोल्ट में। और एक ये सब ये हाँ ये श्रेणी वाले में वही इसके नीचे मैंने आपको बड़े आराम से सवाल कराया है। मैं आपको और बताऊं वापस, मैंने इसलिए उस दिन भी कहा, मैंने कहा देखो कि मैं एक एक चीज़ आराम से पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट इसलिए लिखाया कि आगे जाके आपके एक कन्फ्यूजन आएगा, बोला हुआ है कि नहीं है। वो क्या कन्फ्यूजन है, मैंने कहा कि एक पावर खपत में एक बल्ब की रेटिंग में अर्थ समझना होता है। जैसे आप मार्केट से कोई भी बल्ब खरीद के लाओगे, उस बल्ब का क्या लिखी जाती है, बल्ब की रेटिंग। और उस बल्ब में आपको दो ही चीजें लिखी जाएगी, एक वाट लिखा जाएगा, एक वोल्ट लिखा जाएगा, भले खरीद के देख लेना क्या लिखा था, वाट एंड वोल्ट। तो उस वाट एंड वोल्ट की सहायता से तो आपको क्या निकालोगे, प्रतिरोध। वो पावर खपत नहीं है, वो रेटिंग है, वो पावर खपत नहीं है, वो क्या है, रेटिंग है, ठीक है। उससे जैसे वाट एंड वोल्ट आ गया तो आप क्या निकालोगे, प्रतिरोध, निकाल ले प्रतिरोध। और जिसका प्रतिरोध ज्यादा है श्रेणी क्रम में, वो पावर खपत क्या करेगा, ज्यादा। अच्छा अब देखो कि प्रतिरोध किसका ज्यादा आएगा, जिस बल्ब की रेटिंग में है, रेटिंग में हमारे पास वाट क्या है, कम। जिस बल्ब की रेटिंग में वाट क्या है, कम, उसका प्रतिरोध क्या है, ज्यादा। और वो पावर खपत क्या करेगा, ज्यादा। इसलिए मैंने कहा 40 वाट वाला क्या चमकेगा, ज्यादा, ये कहा। अच्छा फिर मैंने कहा, मैंने एक लाइन लिखी, मैंने कहा कि जो पावर है एक योगात्मक राशि है, Pt बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। फिर मैंने कहा मैं दिखा देता हूं। फिर मैंने एक श्रेणी का सवाल कराया, एक समांतर का कराया, दोनों में मैंने जोड़ाया, यहां तक ठीक है। फिर मैंने दो सवाल कराए बल्ब के, बल्ब के सवाल कराया तो मैंने समांतर का कराया, 100 वाट 100 वाट थे तो मैंने जोड़ के कितना कर दिया, 200 वाट। लेकिन श्रेणी का था तब मैंने जोड़ा नहीं, क्योंकि बल्ब की वो रेटिंग है, वो पावर खपत है नहीं है, बल्ब की रेटिंग है। एक बल्ब 100 वाट की रेटिंग का, दूसरा बल्ब भी 100 वाट की रेटिंग का। और कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो टोटल क्या आएगा, प्रतिरोध मतलब वाट P1 गुणा P2 बटा P1 प्लस P2, उत्तर कितना है, 50 वाट। ये रेटिंग है। और उधर क्या थी, खपत। हमें दिया हुआ क्या, हमें दिया हुआ रेटिंग है ना। आपको क्या लिखा है, 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब समान रेटिंग के उपलब्ध हैं और इन्हें समांतर क्रम में जोड़ूं तो पावर खपत क्या है। बल्ब की आपको क्या दी हुई है, रेटिंग। समांतर में आपने जोड़ा 100 100 कितना हो गया, 200।
यदि 100 वाट 220 वोल्ट की रेटिंग के दो बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित है तो क्या होगा, P1 गुणा P2 बटा P1 प्लस P2 50 वाट। ये आपको क्या दी हुई थी, रेटिंग है, ये रेटिंग है। मैंने कहा रेटिंग में खपत में फर्क है। अच्छा मैंने एक सूत्र लिखाया था शुरू में, P बराबर VI, फिर P बराबर I स्क्वायर R। मैंने कहा I स्क्वायर R से खपत निकाली जाएगी, P बराबर V स्क्वायर बटा R, यहां से क्या निकलती है, रेटिंग निकलती है, रेटिंग। फिर मैंने एक सवाल कराया था, मैंने कहा कुछ वाट एंड वोल्ट में रेटिंग दी थी, मैंने कहा प्रतिरोध क्या है, करे ना सवाल, तो वो रेटिंग है। तो आप क्या रेटिंग में खपत में कंफ्यूज है। तो जो बल्ब की दी जाती है वो क्या दी जाती है, रेटिंग, खपत नहीं दी जाती है। इसीलिए तो आपके ये आएगा, एक 100 वाट का, एक 200, एक 40 वाट का, एक 60 वाट का बल्ब जोड़ोगे तो कायदा हमेशा ये कहता है 60 वाला और ज्यादा चमकना चाहिए, लेकिन समांतर में ज्यादा चमकता है, श्रेणी में कौन ज्यादा चमकता है, 40 वाला। कारण था वो है सापेक्ष। देखो कि निरपेक्ष का मतलब है हम किसी चीज पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो है निरपेक्ष। एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, ताप बदलो, दाब बदलो, हवा बदलो, आंधी हो तूफान हो, किसी पर निर्भर नहीं करना, वो क्या है, निरपेक्ष। सापेक्ष क्या होता है कि जैसे आपके रेस्पेक्ट में, पानी के रेस्पेक्ट में, तापमान के रेस्पेक्ट में किसी के संदर्भ में कोई चीज ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, सापेक्ष। यहां पर सापेक्ष का अर्थ है निर्वात के सापेक्ष। यहां पर क्या होता है, निर्वात का मान 1 है तो कांच का मान कितना है, निर्वात का मान 1 है तो पानी का मान कितना है, तो निर्वात के सापेक्ष। सापेक्ष करती है, सापेक्ष को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब रिलेशन करना, इसके संदर्भ में। जब आप कोई भी रिलेटिव या रिलेशन निकालोगे तो किसी के संदर्भ में निकालोगे ना, कि ये चाचा का लड़का है तो किसी संदर्भ में तो आया होगा, वो पूरी दुनिया का तो चाचा का लड़का है नहीं, तो संदर्भ आता है, रेफरेंस आता है, उसे कहते हैं रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब वो निश्चित है, फिक्स है, कोई चीजें मान चेंज हो वो चेंज नहीं होना, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। जैसे परम शून्य ताप का मान है 0 केल्विन, वो क्या है, एब्सोल्यूट, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, वो एब्सोल्यूट है। पूछे परम शून्य ताप कितना होता है, 0 केल्विन, किसी के रेस्पेक्ट में है क्या, नहीं, वो है। क्लियर हो गया। अब आपका एक टेस्ट है, नहीं नोट करो ना, मैं नोट लिखूं, हाँ नोट लिखो, नोट लिख लो ना, एक लाइन लिखो नोट, फटाफट लिखो, लिखो नोट डाल के, धारिता कभी भी आवर्ती कोमा वोल्टेज, आवर्ती कोमा वोल्टेज तथा प्लेटों की मोटाई पर, तथा प्लेटों की मोटाई पर निर्भर नहीं करती। कल मैं आवर्ती का दिखाऊंगा आपको, आवर्ती वोल्टेज और प्लेटों की मोटाई पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। जो टेस्ट है वो प्रतिरोध और डीसी थ्योरी का, जिसका कल डाउट सेशन हुआ था, पहले पढ़ा रखा पूरा, फिर डाउट सेशन लिया, अभी आपके सामने टेस्ट है। मीडियम लेवल का टेस्ट है, बहुत आसान तो नहीं है, मीडियम लेवल का है। आप तैयारी करके नहीं आए होंगे तो कल क्या आए थे, भजन करने आए थे। कल डाउट सेशन था ना भाई, पढ़ के आने के कहा था, फिर आपको मैंने कल डाउट सेशन बाद में आपको पता चला होगा कि क्या कमजोर है, पढ़ा होगा। अभी आपका टेस्ट है, ठीक है, फटाफट दे दो। ओमर है बाद में दे दो, पेपर पहले दे दो, पेपर पहले दो ताकि ये सोल्व करना शुरू करें। ओमर तो लास्ट में भर लेंगे।